नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अभिषेक निगम स्वागत करता हूं एआई फिल्म प्रोडक्शन की ओर से खास मुलाकात में। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हमारी खास मुलाकात होने जा रही है एक ऐसे इंसान से जिन्होंने ना खुद अपने सपनों को अचीव किया, बल्कि एक इंस्टीट्यूट के रूप में आज हज़ारों युवाओं के सपनों का सहारा बन चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अरुण खरबंदा की। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा आज के शो में और आपको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने इंस्टीट्यूट के रूप में जो हमारे युवाओं को, युवा टैलेंट हैं, उनको एक बहुत बड़ा आशीर्वाद और एक बहुत बड़ा मौका दिया है। इसके लिए दिल से थैंक्स। थैंक यू सो मच। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी ये जर्नी शुरू कैसे हुई? बेसिकली अपनी स्टडीज़ के बाद जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो सबसे पहले मैंने भी अपने गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए काफ़ी प्रिपरेशन की। तो तभी मुझे मौका मिला स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। तो स्टडीज़ के साथ साथ मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अम्बाला कैंट से ही शुरू किया था। उन्हीं दिनों एक पेपर था, एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था दिल्ली का, तो उन्होंने एक ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। तो मैंने उस एग्ज़ाम को दिया और पूरे नॉर्थ में मैंने टॉप किया। तो मुझे दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली जाने के बाद फिर मैंने वहाँ दिल्ली में अपनी सर्विस प्रोवाइड की, वहाँ इंस्टीट्यूट में जॉब की, काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया। 6 साल तक वहाँ मैं जॉब करता रहा। 6 साल के बाद फिर मैं वापस अम्बाला आया और अम्बाला आने के बाद यहाँ के कैंडिडेट्स को सर्व कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए लिया है। सर, मैं जान सकता हूँ कि अब तक जो ये 4-5 साल बीते हैं, अब तक कितने स्टूडेंट्स आपके यहाँ से पास आउट होकर एक अच्छी पोस्ट पर लग चुके हैं? तो काफ़ी स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। कम से कम 700-800 कैंडिडेट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें से कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। मेरी भी ज्वाइनिंग आई थी जब मैं दिल्ली में जॉब करा। उन दिनों मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम क्रैक किए और एसबीआई पीओ में मेरी ज्वाइनिंग आई थी, लेकिन तब थोड़ा मन बदल चुका था कि नहीं, अब गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाना है। स्टूडेंट्स को पढ़ाने में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा था। तो अम्बाला आने के बाद भी मैंने यहाँ कम से कम 700-800 कैंडिडेट्स को मैं डील कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स जिस पर्पज़ से आते हैं तो उनका पर्पज़ पूरा हुआ है। जैसे कि कुछ आते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब चाहिए, कुछ सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, गुरुकुल में जाना चाहते हैं। तो ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद ही उन्हें एडमिशन्स मिलते हैं। तो अब तक कम से कम 300-350 बच्चे जो हैं अभी एडमिशन्स ले चुके हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ कैंडिडेट हैं जो जॉब कर रहे हैं बैंकिंग में, हाई कोर्ट में, पुलिस में। तो ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं। 350 का आंकड़ा बहुत बड़ा है सर। और सर, मैं स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ सवाल लेकर आया हूँ आपके लिए। उम्मीद करूंगा कि बच्चों को उनके बहुत सेटिस्फेक्शन वाले सवाल के जवाब मिले। तो मेरा पहला सवाल है सर कि एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन कैसे होता है, कैसे करें? देखो ऐसा है, पेरेंट्स काफ़ी जो है एक प्रॉब्लम में रहते हैं कि हम किस इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम एक अच्छा इंस्टीट्यूट कैसे सिलेक्ट करें। तो इसके लिए मैं 2-4 पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिनका ध्यान रखना चाहिए। पेरेंट्स को एक सिंपल सा ध्यान रखना है कि भाई हम जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी इंपॉर्टेंट है या वहाँ का काउंसलर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, हम किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पर काउंसलर्स होते हैं, रिसेप्शन पे कोई ना कोई पर्सन ऐसा बैठा होता है जो आपको आपके माइंड को जो है डाइवर्ट करना जिसके लिए बहुत आसान होता है। ठीक है ना। तो जब हम जाएं तो सबसे पहले देखें कि भाई जिस पर्पस के लिए हम वहाँ जा रहे हैं उस पर्पस को पूरा करने के लिए जो फैकल्टीज हैं, क्या हम फैकल्टीज से मिल सकते हैं, क्या उन फैकल्टीज का एक्सपीरियंस कैसा है, जो एग्ज़ाम हम फेस करवाना चाहते हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए फैकल्टी को जिस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए वैसा एक्सपीरियंस उन्हें है या नहीं, उन्होंने खुद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस किए हैं या नहीं। ये कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो एकेडमी के ओनर हैं, जो मालिक हैं, जो इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, वो टीचिंग में कितना इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। पेरेंट्स सबसे पहले टीचर्स से मिलें। ठीक है। और जो आजकल मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स फीस को देखकर काफ़ी वरीड रहते हैं और डिसीजंस लेते हैं फाइनेंशियल बेसिस पर कि किसी इंस्टीट्यूट की फ़ीस कम है, चलो बच्चों को ही पढ़ाना है तो कम फीस है तो क्या हुआ, यहीं पढ़ा लेते हैं।
ठीक है, ज़्यादा फीस क्यों देनी। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई ज़्यादा फीस ले रहा है तो वो ज़्यादा क्यों ले रहा है, और अगर कोई कम फीस ले रहा है तो कम क्यों ले रहा है। बिल्कुल। क्योंकि एक्सपेंसेस तो सबके सेम है। तो कम फीस की वजह से कई बार ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब जो पर्सन सर्व कर रहा है उसने कहीं ना कहीं से तो अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने ही हैं। बिल्कुल। तो हमें ये देखना चाहिए कि यार फाइनेंशियल जो गैप्स आ रहे हैं तो वो किस वजह से हैं। कहीं ऐसा ना हो कि स्टडीज़ को लेके बच्चे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। जी। तो आपको सबसे पहले फैकल्टीज़, फाइनेंस, जो फाइनेंशियल पॉइंट्स हैं, ये एक दो पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। क्लासरूम पे कितना वर्क हुआ है, क्लासरूम कितना इनोवेटिव है, स्टडीज़ को लेके कितना सीरियस है, क्लासरूम देख के आइडिया हो जाता है। तो हमें इन 3 चीज़ों को थोड़ा नोटिस करना चाहिए। सर, अगला सवाल है कि स्टूडेंट्स को कोचिंग कब शुरू करनी चाहिए? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल जब भी पूछें हम पेरेंट्स हैं कि भाई आप लोग कब बच्चों को कोचिंग स्टार्ट करवाना चाहते हैं, या आप सिविल सर्विसेज के लिए कब स्टार्ट करवाना चाहते हैं, आईआईटी जेईई नीट के लिए आप कब कोचिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव के लिए आप कब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो सब पेरेंट्स का एक ही होता है, अभी 10th कर ले, +2 कर ले, फिर देखते हैं। यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि बच्चों के जो बेसिक स्टार्ट होते हैं वो 4th 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव जो रिक्वायरमेंट है वो 4th 5th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। 10th के बाद आप डिसीजन नहीं ले सकते। 10th तक का ही बेसिक रहता है जो बच्चों को चाहिए। आप 6 क्लास से एनसीईआरटीज़ पढ़नी शुरू कर देते हैं, और आप कभी जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे पूछेंगे कि भाई कौन सी बुक्स हमें प्रेफर करनी चाहिए, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, तो वो सबसे पहले एनसीईआरटीज़ बोलते हैं। वो यही बोलते हैं कि आप 6 ऑनवर्ड्स अपनी एनसीईआरटीज़ को अच्छे से कवर करें, और वही हम लोग नहीं करते हैं। 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक हम यही कवर नहीं करते हैं। 10th के बाद सोचते हैं और फिर तब तक टाइम निकल चुका होता है। तो हमें 4th क्लास से अपनी स्टडीज़ को कॉम्पिटिटिव, अगर आप सीरियस हैं कॉम्पिटिशन्स को लेकर, तो हमें 4th ऑनवर्ड्स हमें थोड़ा सा फोकस्ड हो जाना चाहिए। पेरेंट्स को इंस्टीट्यूट्स पर या खुद भी अगर आप पढ़ा सकते हैं तो उन्हें 4th ऑनवर्ड्स बच्चों पे टाइम लगाना शुरू कर देना चाहिए। सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया पेरेंट्स का, बच्चों की ज़िंदगी में और उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा सपोर्ट पेरेंट्स का होता है। तो पेरेंट्स के लिए कुछ ज़रूरी एडवाइस जिससे बच्चा और अच्छी परफॉर्मेंस दे सके? देखो, आजकल तो पेरेंट्स बहुत बिजी हैं। आजकल तो हम देख रहे हैं कि दोनों मदर एंड फादर दोनों ही जॉब कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उसको मैनेज करने के लिए दोनों को जॉब करनी पड़ रही है। उनके पास टाइम नहीं है, इसीलिए वो इंस्टीट्यूट्स की तरफ भागते हैं। ठीक है, तो यही है कि बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें। 4th स्टैंडर्ड से ही उनको हम कॉम्पिटिटिव की नॉलेज देना शुरू कर दें। जब बच्चों के साथ हम रहें, उनके साथ जब टाइम मिले, तो उनकी स्टडीज से लेकर उनसे क्वेश्चंस जो है, मतलब आप उनसे बातचीत करें, क्वेश्चंस नहीं कह सकते, बातचीत करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, कौन सी लाइन में आप जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब करवाना चाहते हैं तो उसके बारे में आप डिस्कस करें। सिविल सर्विसेज के बारे में आप डिस्कस करें, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इन जॉब्स के बारे में आप उनसे डिस्कस करें कि आप कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं। तो इससे ईजी हो जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है। एयरफोर्स में जाना चाहता है क्या, नेवी में जाना चाहता है क्या, ठीक है, आर्मी ज्वाइन करना चाहता है क्या, ऑफिसर बनना चाहता है क्या। तो इसके लिए जब आप उनसे बात करेंगे, आप उन्हें वीडियोस दिखाएंगे, लोगों का, ऑफिसर्स का लाइफस्टाइल दिखाएंगे, तो उससे आपको आइडिया हो कि भाई बच्चा मेरा क्या बनना चाहता है। अब जो बनना चाहता है फिर उसकी थोड़ी सी स्टडी करें पेरेंट्स कि भाई अब हमें ये ऑफिसर बनाना है, तो इस ऑफिसर बनने के लिए हमें कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ेंगे, उनका क्या पैरामीटर है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तो कब से इन्हें स्टार्ट करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा यही पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। तो सर, जैसे आजकल का माहौल चल रहा है कि पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों ही बिजनेस या जॉब में बिजी हैं, और कहीं ना कहीं फिर भी बच्चे को कुछ ना कुछ कमी रहती है कि वो अपनी पॉकेट मनी के लिए कहीं ना कहीं जॉब करे या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस निकालने के लिए। तो आपके मुताबिक कुछ ऐसी कोचिंग जो कम एक्सपेंस पे हो? देखो, अगर स्टडीज के साथ साथ 4th ऑनवर्ड्स, जैसे मैं आपको हमेशा बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि 4th ऑनवर्ड्स अगर आप स्टडीज के साथ साथ जो आप ट्यूशन एक्सपेंसेस कर रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियस है स्कूल में उतना टाइम बच्चे को नहीं मिल पाता है, ट्यूशन्स की जरूरत होती ही है। अगर आप 4th ऑनवर्ड्स बच्चे की ट्यूशन ऐसी जगह पे आप, ऐसे टीचर के हाथ में आप दें जो बच्चे को थोड़ी कॉम्पिटिटिव नॉलेज देना शुरू कर दे, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा एक्सपेंसेस करने की जरूरत पड़ेगी। जी। हाँ, अगर आप
4th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक बच्चे पे आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, फिर 10th के बाद आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कहते हैं कि पढ़ाई बहुत महंगी है। पढ़ाई महंगी नहीं है, अप्रोच गलत है। बिल्कुल। अगर आप टाइम से अप्रोच, एक अच्छी अप्रोच, सही अप्रोच आप लगाते हैं तो पढ़ाई महंगी नहीं है। आप बिना बात के, जितने भी लोग हैं कुछ जो बोलते हैं कि पढ़ाई बहुत महंगी है, गलत बोलते हैं। आप स्कूल में भेज रहे हैं, ट्यूशन्स फिर भी भेज रहे हैं, बिल्कुल। महंगे से महंगे स्कूल में भेज रहे हैं, उसके बावजूद ट्यूशन्स आप भेज रहे हैं। ट्यूशन के साथ आप अच्छी अप्रोच लगा लें कि भाई हम जो सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन्हीं के लिए हम दोबारा ट्यूशन्स भेज रहे हैं। भाई स्कूल ने जो पढ़ाया वो पढ़ा दिया, आप ट्यूशन में कुछ एक्स्ट्रा कराएं, कुछ कॉम्पिटिटिव करवाएं। लाइफ में आपने जो है स्ट्रगल करना है, जो एग्जाम्स फेस करने हैं, उसमें जो सिलेबस आने वाला है, आजकल कॉम्पिटिटिव सिलेबस 4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। आप वो करवाएं तो आपको कभी महंगा नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आप ट्यूशन जो भेज रहे हैं उसमें आप देखें कि भाई अब मुझे साथ साथ क्या कराना चाहिए बच्चे को। आप डिस्कस करें, जिस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं उन लोगों से मिलें, उनसे पूछें कि आपने ये एग्ज़ाम फेस किया तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे, उन सब्जेक्ट्स के लिए हम कब से अपने बच्चों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप वो सब्जेक्ट अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्चे को करवाना शुरू कर दें। अब मैथमेटिक्स है, 4th क्लास के बच्चे को जरूरी थोड़ी ना आपने 10th का मैथ पढ़ाना है, आप 4th का मैथमेटिक्स ही इतना अच्छा करवाओ, ठीक है। कुछ एडवांस वैदिक मैथमेटिक्स है वो सिखाओ, ठीक है। तो आप अगर साथ साथ चलते रहेंगे तो आपको कभी भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंग्लिश ग्रामर साथ साथ आप अच्छी इंग्लिश ग्रामर करवाएं। रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट है, आजकल 2nd क्लास के बच्चे को स्कूल में बुक लग जाती है, आप उस बुक को बच्चे को अच्छे से पढ़ाएं। तो आप टीचर्स ऐसे हायर करें, ट्यूशन्स ऐसे टीचर्स के पास रखें जिन्हें इन सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो। हम जाते हैं, घर के पास कोई ट्यूशन पढ़ाने वाली कोई गर्ल है, उसके पास भेज दिया, ठीक है। कोई बच्चा खुद पढ़ रहा है, स्टडीज कर रहा है, उसके पास अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज दिया, ठीक है। तो आसपास गली में ट्यूशन्स या गलियों में ट्यूशन्स ढूंढने की बजाय आप अच्छे प्रोफेशनल्स के पास पढ़ें, तो आपको कभी भी महंगा जो है या स्टडीज महंगी नहीं लगेंगी। सर, मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स आपके पास कोचिंग लेने आ रहे हैं, उनको इन प्रिपरेशंस की बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे? उनको सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहेगा वो गवर्नमेंट सेक्टर में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं, चाहे वो बैंकिंग है, एसएससी है, रेलवे, पुलिस, पटवारी के एग्ज़ाम्स हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, एनडीए के एग्ज़ाम्स हैं, इन एग्ज़ाम्स का एक बेस जो है वो रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। जो +2 के बाद स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं, तो काफ़ी समय उनका बच जाएगा जो स्कूलिंग के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि 60 to 70% प्रिपरेशन इनकी स्कूलिंग के साथ साथ हो जाती है इन एग्ज़ाम्स की, जो आप ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करते हैं। तो 70% तक आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, तो 30% आपने प्रिपरेशन करनी है। तो अगर जो कैंडिडेट्स हमारे पास अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका 70% समय बच गया। सर, बात करते हैं हम सन इंस्टीट्यूट की। आप इस इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं, तो आपका क्या विजन है इसे लेकर? मेरा एक ही विज़न है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सेक्टर में ज्वाइन करें और वो मेरे स्टूडेंट्स हों। उन्हें स्टडीज़ को लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, कम एज से ही, स्कूल लेवल से ही उनका विज़न एक सेट हो जाए कि हमें इस सेक्टर में जाना है, और उस विज़न को पूरा करने के लिए, उनके उस पर्पस को, उस मोटो को पूरा करने के लिए मैं उनकी हेल्प कर सकूं। सर, मेरा आज का एक आखिरी सवाल ये है कि जो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हो, इनका स्टूडेंट्स को बेनिफिट क्या है? हम लोग जो प्रिपरेशन करवाते हैं सीधा फोकस कॉम्पिटिशन्स को लेकर है। कॉम्पिटिशन्स की जो डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग बच्चों को जिन सब्जेक्ट्स की ज़रूरत है हम वो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करवाते हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, जीके, तो इन सब्जेक्ट्स को बच्चा स्कूल लेवल पे पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव वे में उसे पढ़ाना कि भाई बच्चे को कॉम्पिटिशन्स में क्या अप्रोच लगानी है, तो उस अप्रोच को स्कूल के साथ साथ करना, ठीक है, वो सिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम स्कूलिंग के साथ साथ ही जो बच्चे 4th स्टैंडर्ड में हैं, 5th में हैं या 4th ऑनवर्ड जितने भी कैंडिडेट्स हैं, +2 तक के कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं, तो उन्हें एकेडमिक सिलेबस के साथ साथ हम कॉम्पिटिटिव सिलेबस करवाते हैं, ताकि बच्चे को स्पेशल टाइम ना लगाना पड़े और +2 तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को कॉम्पिटिटिव नॉलेज हो जाए, ताकि वो सिविल सर्विसेज के लिए, एनडीए के लिए, एयरफोर्स में जाना है, एक्स ग्रुप में जाना है, ठीक है, उसके लिए पुलिस में ज्वाइन करना है,
ठीक है, आपको बैंकिंग के एग्ज़ाम्स देने हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स देने हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देने हैं, तो उन एग्ज़ाम्स के लिए बच्चा स्कूलिंग लेवल पे ही प्रिपेयर हो जाए, तो हम उसका ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच सर। आज अरुण सर से मिलकर हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला है, सिर्फ स्टूडेंट्स के बारे में नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स, उनके क्लास, उनके टीचर्स, उनके जो सिलेबस है या उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है, उन सब के बारे में। ये बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स इन चीज़ों पर ध्यान दें तो उनके बच्चों का भविष्य और भी उज्जवल बन सकता है। एंड में मैं चाहूँगा कि अरुण सर आज के जो स्टूडेंट हैं, पेरेंट्स हैं और टीचर हैं, इनके लिए कोई एक प्यारा सा मैसेज यही है कि सभी अपनी अपनी जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, अपने रोल जो हैं उन्हें अच्छे से निभा लें, तो आई थिंक ना पेरेंट्स नाराज़ होंगे, ना टीचर्स नाराज़ होंगे, ना बच्चे नाराज़ होंगे। बच्चे अगर अपने टाइमली स्टडीज़ कर लें, आजकल के बच्चों को हम देखते हैं मोबाइल और टीवी में घुसे रहते हैं, ठीक है, मोबाइल को भी टाइम दें, कोई बात नहीं, मोबाइल ज़रूरी है तो मोबाइल को उतना टाइम दें जितनी ज़रूरत है, अपने स्टडीज़ पे फोकस करें। पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा ध्यान दें जी, ठीक है, बच्चे उन्हीं के ही हैं, ठीक है, अगर वो कहें कि भाई टीचर की सारी ड्यूटी है तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है, तो पेरेंट्स अपना थोड़ा फोकस हो जाएं बच्चों के ऊपर, थोड़ा सीरियस हो जाएं। टीचर्स अगर थोड़े से ये सोचें कि भाई इन्होंने हम पर भरोसा करके अपने बच्चों को भेजा है, तो अपना रोल थोड़ा सा अच्छे से निभा लें जी। तो अगर तीनों अपने रोल पर फोकस हो जाएंगे, अपना रोल अच्छे से निभा लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई नाराज होगा। बिल्कुल। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि अगर आप अपने गोल के लिए फोकस रहेंगे तो आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव करने का मौका मिलेगा। जैसा अरुण सर ने हमें बताया कि अगर स्टूडेंट, पेरेंट्स और टीचर्स अपनी अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी निष्ठावान होकर निभाएं, तो इस देश को हम बहुत सारे ऐसे आईपीएस, आईएएस, यूपीएससी ऑफिसर दे सकते हैं जिनकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आज की वीडियो हम करते हैं यही समाप्त, और एक बार दिल से अरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में इसी चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया।